जय हिंद दोस्तों। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के औजार मिलते हैं, सफलता के हथियार मिलते हैं। तो इसीलिए बुरे वक्त में आप अपनी तिजोरी को टटोलो, वहाँ से आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हथियार ज़रूर मिल जाएंगे जिससे आप सफल हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे भारत का लोकतांत्रिक ढांचा कैसा है, कि भारत कैसे टिका हुआ है, अपने लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र कैसे टिका हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का लोकतंत्र तीन स्तंभों पे टिका हुआ है, और वो थे आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, तो मैंने बताया था कि भारत का प्रशासनिक ढांचा किस पे टिका हुआ है। भारत का प्रशासनिक ढांचा यानी कि भारत का लोकतंत्र किस पे टिका हुआ है, तीन चीज़ों पे टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे टिका हुआ है। अब हम लोगों ने पढ़ा था विधायिका क्या होती है, थोड़ा सा कार्यपालिका और न्यायपालिका को आगे पढ़ेंगे। विधायिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि विधायिका कैसे होती है। विधायिका दो प्रकार की होती है, केंद्र में केंद्र में संसद जो होता है वो विधायिका का अंग होता है, और राज्यों में विधानसभाएं जो होती हैं वो विधायिका का अंग होते हैं। तो यहाँ पे संसद केंद्र में और राज्यों में विधानसभा। तो हमने क्या बताया था आपको, ये संसद को पकड़ते हैं। संसद को मैंने बताया था, इतना पहले आप समझो फिर आगे बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र किस पे टिका हुआ है, तीन चीज़ों पे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे। विधायिका दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो केंद्र स्तर पे संसद और राज्य स्तर पे विधानसभा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं संसद के बारे में थोड़ा सा। विधानसभा को आगे पढ़ाएंगे जब राज्यों के बारे में बताएंगे आपको। तो मैंने आपको बताया था संसद कैसे बनती है। संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया कि संसद, जिसने भी मेरा वीडियो ना देखा होगा इससे पहले वाला, वो देख लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा। ठीक है, तो संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों लोग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसका पहला स्टेप उठाते हैं। पहले पढ़ेंगे राज्यसभा, उसके अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, और फिर पढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति। ओके, तो संसद तीन चीज़ों में डिवाइड है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोगों ने इसका पहला स्टेप उठाया है राज्यसभा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, चलो देखते हैं इसके अनुच्छेद। अगर जो आपको याद करना है तो याद करना, संसद कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन आता है। राज्यसभा का आता है आपका अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का वर्णन है आपका अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति का वर्णन है आपका अनुच्छेद 52 में। ओके, तो 79, 80, 81 और 52 आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे राज्यसभा। चलो देखते हैं राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसके अंतर्गत हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे, और राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट सबसे पहले इसको बोला गया, जो हम लोग का भारत आज़ाद हुआ तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं तो उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह पे
क्या कहा कि आज से इसको राज्यसभा कहा जाता है। तो तब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह इसको राज्यसभा नाम दे दिया गया था, तब से हम लोग इसे राज्यसभा कहते हैं। ओके, राज्यसभा के और कौन कौन से नाम हैं चलो देख लेते हैं। तो राज्यसभा को हम लोग जानते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग स्थायी सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग राज्यों का सदन कहते हैं, और राज्यसभा को हम लोग विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं, विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या होता है। चलो देखते हैं राज्यसभा की संरचना कैसी होती है। तो चलो देखते हैं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। तो 250 का डिवाइडेशन करते हैं हम लोग। 250 में 238 और यहाँ पे 12, ठीक है। 238 और 12 सदस्य जो हैं ये क्या होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होंगे, मनोनीत होते हैं। 250 में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन 238 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चुन के आते हैं। कहाँ से चुन के आते हैं, राज्यों से चुन के आते हैं। क्या राज्यसभा में केवल राज्यों से चुन के आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के नहीं आते हैं? जी आते हैं। जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहाँ से चुन के आते हैं। तो यानी कि 238 में से 238 ये कहाँ से चुन के आएंगे, ये आएंगे राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग चुन के आते हैं, 238 आने चाहिए, अधिकतम आ सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250। राज्यसभा में अधिकतम कितने लोग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आ सकते हैं, 238। लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से कुल कितने लोग चुन के आते हैं राज्यसभा में, तो वो आते हैं 233 आते हैं। ओके, ये आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से इतने लोग चुन के आते हैं वर्तमान में। 238 में से 233 चुन के आते हैं, 5 नहीं चुन के आते हैं, क्योंकि किन्हीं राज्यों में जो उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पे रखा गया था, तो वहाँ की जनसंख्या थोड़ी कम है, इसलिए वो 5 सदस्य कम रह जाते हैं। ओके, तो 233 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। 233 में से भी 229 सदस्य ये कहाँ से चुन के आते हैं, ये राज्यों से चुन के आते हैं, और जो 4 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। ओके, तो 229 राज्यों से चुन के आते हैं सांसद राज्यसभा में, और 4 सांसद कहाँ से चुन के आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में। इन चारों में भी 3 सदस्य जो हैं, 3 सदस्य चुन के आते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, और इसमें से एक चुन के आता है पांडिचेरी से। ओके, बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया। तो इसमें से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या बनाता है एग्जामिनर। चलो क्वेश्चन पूछेगा आपका, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। राज्यसभा में कितने अधिकतम सांसद राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, तो 238 आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से चेंज कर सकता है कि वर्तमान में कितने चुन के आते हैं, तो वर्तमान में चुन के आते हैं 233। क्वेश्चन और फिर आगे बना सकता है कि राज्यों से कितने चुन के आते हैं, 229 चुन के आते हैं। पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुन के आते हैं, 4 चुन के आते हैं।
उसमें से भी दिल्ली से 3 आते हैं और एक पांडिचेरी से चुन के आता है राज्यसभा में सांसद। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन बनाएगा आपका कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ओके, 12 सदस्यों को। ये 12 सदस्य क्या होंगे? ये 12 सदस्य होंगे खेल, चिकित्सा, साहित्य, कला, इन सब क्षेत्रों के महारथी होंगे, इन सब क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे ये 12 लोग। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए आप, अधिकतम इतने हो सकते हैं, उसमें से राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने चुन के आ सकते हैं? 238 चुन के आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में चुन के आते कितने हैं? 233, और 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो 233 और 12 कितने हो गए? 245। तो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बना कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अब मुझे लग रहा है क्लियर कट आपको पता चल गया होगा। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये संरचना आपने समझ ली, ये है इनके सदस्यों का बंटवारा कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बताते हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब चुन के आते हैं। गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है? गण पूर्ति के लिए राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है कि तभी वो राज्यसभा चलेगी, वरना वहाँ वो स्टॉप कर दी जाएगी। कि कम से कम 245 में से कम कितने सदस्य राज्यसभा में उपस्थित होने चाहिए, तभी कोई विधेयक वहाँ पे रखा जाएगा, प्रस्ताव कोई रखा जाएगा राज्यसभा में। तो गण पूर्ति के लिए जितने सदस्य हैं उसका 1/10 कितने सदस्य होना अनिवार्य है राज्यसभा में। तो गण पूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है, तभी कोई प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाएगा, वरना उस दिन वो राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो चलो देख लेते कितना हो सकता है। 1/10, तो 1/10 का मतलब है 245। 245/10 करते हैं, 0 हटा, यहाँ पे 10 होगा, यानी 24.5 सांसद। 24.5 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान है, कोई वस्तु थोड़ी ना। तो 24.5 मतलब 25, तो 25 सांसद होने अनिवार्य हैं। तो गण पूर्ति के लिए 1/10 सदस्य या 25 सांसद होना राज्यसभा में अनिवार्य है, तभी वहाँ पे कोई प्रस्ताव रखा जाएगा या कोई प्रस्ताव पे सुनवाई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप राज्यसभा के सदस्य होना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, चलो देखते हैं। और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यताएं कौन कौन सी हैं, तो चलो देखते हैं। पहला क्या है? वो भारत का नागरिक हो। अगर जो आप राज्यसभा के सदस्य होना चाहते हैं तो पहला नियम है आप भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, वह पागल और दिवालिया ना हो। अब सबसे बड़ी बात आती है आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयु होनी चाहिए आपका 30 वर्ष। ओके, अब राज्यसभा का सदस्य जो हो जाता है, बन जाता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ओके, कार्यकाल होता है 6 वर्ष। चलो अब ये 6 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। अब राज्यसभा के सदस्य कितने समय बाद रिटायर होते हैं? प्रत्येक 6 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखो, राज्यसभा में प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। ओके, तो अवकाश राज्यसभा में प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर अवकाश प्राप्त करे होंगे तो सीटें खाली होंगी, तो यानी कि चुनाव होगा।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में चुनाव होता है। राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में चुनाव होता है। ओके, चलो आते हैं आगे। ठीक है, चुनाव होता है। अब ऐसे देख लो, मान लो आपके पास 100 सांसद हैं, तो 100 सांसद को पहले वर्ष 33 चुने हमने। अगले ऐसे देखते हैं, मान लो सन 2000 में, सन 2000 में, 2002 में, 2004 में, सन 2000 में हमने चुने 33 सांसद। इसमें भी मैंने 33 चुने, तो अगले में 33 चुने, तो 2, 2, 4, 2, 6 वर्ष पूरे हो गए। अगले 2006 में क्या होगा? ये वाले 33 सदस्य यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से नए 33 सदस्य चुने जाएंगे। तो देखो अब 2-2 वर्ष का गैप हो रहा है। अब ऐसे यहाँ से बस अब ये आपकी श्रृंखला चालू हो गई। हर 2 वर्ष बाद अगले 2008 में क्या होगा? 2008 में ये 2002 वाले जो हैं रिटायर हो जाएंगे, 2010 में 2004 वाले रिटायर हो जाएंगे। ऐसे प्रतिवर्ष क्या होगा? ऐसे ही प्रतिवर्ष आपके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहेगा राज्यसभा में। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर कट हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ओके, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष मतलब जैसे ही आप राष्ट्रपति बनाए, जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बने, वैसे ही आप राज्यसभा के सभापति हो गए ऑटोमेटिक। ओके, चलो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ओके, चलो उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ओके, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष। ओके, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से फंसाता है एग्जामिनर, फंसाता ये है क्वेश्चन आपका कि ऐसी कौन सी संस्था है कि जिसका सभापति, जिसका अध्यक्ष या सभापति उस संस्था का सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस संस्था का सदस्य नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सभापति वो बनता है। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उपसभापति कौन होगा? उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ओके, उपसभापति कौन होगा? ये बाहर से नहीं लाया जाएगा, ये राज्यसभा के मेंबर से ही चुन लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 312 क्या कहता है। चलो देखते हैं अनुच्छेद 312 क्या कहता है। अनुच्छेद 312 कहता है, अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता। क्वेश्चन अगर आपका ये आ गया, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति? तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता होता है राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 312 के तहत कोई अगर जो नया पद सृजन करना होता है, कोई नया पद अगर सृजन करना होता है तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं भारत के लिए बना सकता है। कौन? राज्यसभा। ठीक है,
2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है कौन? राज्यसभा। और संसद को ये अधिकार देता है कि ये नई नई पोस्टें हमने क्रिएट की हैं, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आएंगी और इस पे नियुक्ति करी जाए। इसका पूरा प्रोसेस बनाया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, इंटरव्यू होता है और उसको सही से अप्लाई कर दिया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता कौन? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है राज्यसभा। ओके, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है कौन? राज्यसभा। अभी तक दो बार राज्यसभा ने अभी तक 2 बार अखिल भारतीय सेवाओं को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया है। ओके, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत कौन आता है? IAS आता है, IAS आता है, IPS आता है, IFS आता है। ओके, ये सारी पोस्टें, मतलब जब आप इस पे ज्वाइन करेंगे तो पूरे भारत में कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं अखिल भारतीय, यानी पूरे भारत में कहीं पे भी आप की पोस्टिंग हो सकती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा को ये अधिकार है, राज्यसभा को ये अधिकार, ये पावर दिया जाता है कि अगर जो वो उसको लगता है कि राज्य सूची का ये विषय, यानी अमुक विषय, राज्यसभा का कोई विषय कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पे राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा कानून बना सकता है, कानून बना सकता है। ओके, किस पे? राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी, अगर विषय कैसा हो? राष्ट्रीय महत्व का हो, अगर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर, अगर राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब सभी सदस्य क्या मतलब? बहुमत वाला, बहुमत मतलब तो ये होगा कब? ये होगा 2/3 बहुमत। यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी राज्यसभा कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ओके, ये पावर दी गई है राज्यसभा को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या राज्य सूची में वर्णित विषय पे राज्यसभा कानून बना सकता है? तो यस, 249 के अंतर्गत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके राज्यसभा राज्यों में वर्णित विषय पर भी कानून बना सकता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, जब किसी राज्य में कोई राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो जाएगा तो वहाँ का कानून कौन बनाएगा? वहाँ के नियम कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य के कानून कौन बनाता है? राज्यसभा बनाता है। ओके, सारे कानून, सारे विधेयक, सारे बिल कौन बनाता है? राष्ट्रपति। जब तक शासन लागू है, राष्ट्रपति शासन जब तक लागू है किसी राज्य में, तो वहाँ के कानून उस राज्य के कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगा। और जब राष्ट्रपति शासन हट जाता है तो उस राज्य को आज़ादी है, वो चाहे तो इन कानूनों को रखे और चाहे तो हटा दे। ओके, ये स्वतंत्रता होती है। जब वहाँ जब सरकार आ जाएगी, कोई CM बन जाएगा, विधानसभा बन जाएगी, तो लोकतांत्रिक ढंग से फिर वहाँ पे आपकी सरकार चलने लगेगी। तो सरकार को ये दायित्व दिया गया है कि आप चाहो तो ये राष्ट्रपति शासन के समय जो कानून बनाए थे राज्यसभा ने, उसको रखो, चाहो तो हटा दो। ओके, अब धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा का क्या अधिकार होता है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक होता है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ओके,
जब लोकसभा से कोई धन विधेयक पारित होके राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा को केवल 14 दिन दिए जाते हैं कि इस विधेयक को आप पारित कर दें। अगर जो राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित नहीं करता है, किसको, धन विधेयक को पारित नहीं करता है, तो धन विधेयक क्या होगा, स्वतः पारित मान लिया जाता है। ओके, अगर जो राज्यसभा में धन विधेयक आता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस धन विधेयक को पारित करना होगा। अगर वो पारित नहीं कर रहा है 14 दिन के अंदर तो धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे राज्यसभा से, और लगभग जितने भी विवरण हैं इन्हीं क्वेश्चंस के अंतर्गत ही लगभग सारे राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप पेपर उठा के देख लो, जो आज मैंने पढ़ाया है इससे बाहर नहीं आते हैं, बस इसी के अंतर्गत आते हैं। बस आपने ये छोटा सा वीडियो देख लिया तो समझ लो राज्यसभा आपका बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, क्या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर वोट देने का अधिकार है? तो नहीं है। राज्यसभा का सभापति किसी भी विधेयक पर अपना वोट नहीं दे सकता है, लेकिन जब फाइनल मतलब ऐसे मान सकते हैं आप निर्णायक मत, जैसे कि आधे इधर किसी भी कोई भी मुद्दा है उस पर मान लो 2 और 2 बराबरी पे रहा, तो अब यहाँ पे निर्णायक मत होना चाहिए। तो निर्णायक मत देने का अधिकार है सभापति को, यानी उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, लेकिन सिंपल वोट देने का अधिकार किसी भी विधेयक पर नहीं होता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा।